दमा के जो सिम्पटम्स हैं या दमा की जो हमें तकलीफ़ स्टार्ट होती है बच्चे में, वो पहली चीज़ बताता है कि खाँसी का बढ़ जाना। वो खाँसी जो बाउट्स ऑफ कफ यानी कि मुस्तकिल खाँसें और खाँसी के दौरे पड़े। खाँसी के साथ-साथ बच्चों में साँस लेने की कमज़ोरी यानी कि तंगी की वजह से बच्चों में एक ख़ास आवाज़ आती है जिसे हम अपनी ज़बान में व्हीज़ कहते हैं। यानी कि सीटी वाली आवाज़ जो साँस की नालियों से आती है और बच्चे की पस्ती चलती है यानी कि चेस्ट तेज़ी से मूव करता है। तो इस तमाम अलामात में अगर कोई भी अलामत आपको नज़र आ रही है, वो दमा हो सकता है। आजकल क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो वायरल इन्फेक्शंस भी इसी तरह के सिम्पटम लेकर आ सकते हैं, मगर दमा के मरीज़ को ये सिम्पटम आम हालत में भी यानी कि इन्फेक्शन के सीज़न के अलावा भी रह सकते हैं और वो बार-बार पलट-पलट के आते हैं। तो ऐसी बीमारी को हम रिएक्टिव एवी डिज़ीज़ या फिर दमा कह सकते हैं और वो ओवर द टाइम जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हमें पता चलता है कि वाक़ई में दमा है या नहीं है। तो उसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि बच्चे के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो वेंटोलिन का इन्हेलर है या उसी के साथ मौजूद कुछ नेबुलाइज़र मशीन में वेंटोलिन को हम सॉल्यूशन के फॉर्म में डाल सकते हैं, जिससे बच्चा बेहतर हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन-सा इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं और आप बच्चे की उम्र के हिसाब से सही मुंतखब करेंगे इन्हेलर को, ताकि बच्चे को सही और वक़्ती तौर पे आराम मिल सके। सो हम इस इन्हेलर की बात करें दैट इज़ अ ब्लू इन्हेलर जो कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास हमेशा घर में मौजूद हों और अगर बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल वालों को पता हो कि इस बच्चे को कोई भी सिम्पटम अगर आते हैं साँस के हवाले से, तो उसको कैसे यूज़ करना है। इस इन्हेलर के साथ स्पेसर डिवाइस भी आता है जो उसके आगे लग जाता है जिससे बच्चा ईज़िली ब्रीथ लेके, साँस लेके वो दवा अपनी साँस की नाली में पहुँचा सकता है। इससे बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है। इसी तरह अगर हम बच्चे को लॉन्ग टर्म में यानी कि मुस्तकिल उसकी साँस की नालियों को बेहतर रखना चाहते हैं, तो कुछ इन्हेलर्स हम यूज़ करते हैं जो कि हम उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और समटाइम्स हम बच्चे को 6-6 महीने भी वो दवा दे सकते हैं। उस इन्हेलर को हम कहते हैं आइदर इट्स अ पिंक इन्हेलर और मे बी अ पर्पल इन्हेलर जो डिफरेंट ब्रांड्स में या डिफरेंट कंपनीज़ बनाती हैं। बट दीज़ इन्हेलर्स इनका मकसद जो है बच्चे की साँस नालियों को मुस्तकिल या लंबे अरसे तक सूजन से दूर रखना और साँस लेने को खुला रखना होता है। तो इनको डिफ़रेंस आपको या इनका जो मुख्तलिफ जो इनका फ़ंक्शन है वो आपको समझना चाहिए कि ब्लू इन्हेलर इज़ फॉर रिलीविंग द सिम्पटम्स कि बच्चे के सिम्पटम बेहतर हो जाएँ, वक़्ती आराम आ जाए और पर्पल और पिंक इन्हेलर इज़ फॉर लॉन्ग टर्म लंबे अरसे तक साँस नालियों की सूजन को कम करना और उनके मुस्तकिल अज़मा के, दमा के अटैक्स को बचाना है। पहला जो सवाल पेरेंट्स हमारे साथ करते हैं वो ये करते हैं कि मुझे इन्हेलर यूज़ नहीं करना। और मुझे कोई और तरीका बताएँ, शरबत बता दें, हकीम की दवा बता दें, कोई ऐसा टोटका बता दें घर में, जिससे बच्चा ठीक हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जो मेजर ट्रीटमेंट होता है दमा का, वो आपका इन्हेलर होता है। जैसे मैंने बात बताई आपको कि इन्हेलर 2 किस्म के हैं, एक ब्लू इन्हेलर है और एक पर्पल या पिंक इन्हेलर है, जिससे आपको बच्चे का साँस को बेहतर करना है। सो इन्हेलर बच्चे की जो दवा है, वो डायरेक्ट लंग्स में पहुँचाती है, ठीक है ना? अगर मुझे आँख में तकलीफ़ है, मैं आँख में ड्रॉप्स डालूँगा, मुझे कान में तकलीफ़ है, मैं कान में ड्रॉप डालूँगा। इससे अगर मेरे लंग में इन्फेक्शन है, तो मैं क्यों मुँह से दवा लूँ? मैं डायरेक्ट लंग्स में ही वो दवा डालूँगा और दवा डालने का जो बेस्ट मोड है, वो इन्हेलर है। रादर मैं कोई और तरीका यूज़ करूँ। नेबुलाइज़र भी यूज़ किए जा सकते हैं, बट नेबुलाइज़र जो है, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं जितना इन्हेलर आपको उस दवा को इफ़ेक्टिव डोज़ में लंग तक पहुँचाएगा और लंग को बेहतर करेगा। स्पेशली कराची में रहते हुए बहुत ज़्यादा मट्टी है, बहुत धूल है, तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा मट्टी से उसका दमा बिगड़ जाता है, तो मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर छोटे बच्चों में लेस देन 5 ईयर्स में मास्क यूज़ करना बड़ा मुश्किल है। बड़े बच्चे, स्कूल गोइंग किड्स शायद इसको यूज़ कर सकें, बट हम ये रिकमेंड नहीं करते कि वो स्कूल में भी अपने आप को मास्क में रखें बिकॉज़ वो फिर उनकी एक तरह से उनकी एबिलिटी या कैपेसिटी जो काम करने की है स्कूल में वो डिफरेंट हो जाती है, बच्चा डिफरेंट फ़ील करता है दूसरे बच्चों के मुकाबले में, तो वो हम रिकमेंड नहीं करेंगे। बट डेफ़िनेटली मट्टी से, धुएँ से बचना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कराची में रहते हुए और हमारे जिस तरह के एयर पॉल्यूशन और हमारी मिट्टी के मसले मसाइल। दमा की बीमारी आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ बेहतर हो सकती है, अगर बच्चे के ओवरऑल हम ख़्याल रखा जाए, उसके रिस्क फैक्टर्स को कम रखा जाए। रिस्क फैक्टर से मुराद है उसके माहौल में मौजूद डस्ट माइट्स यानी कि बच्चे का एक्सपोज़र अगर हो रहा है मट्टी से, धुएँ से, जानवर से या खुराक में कोई किसी चीज़ से वो एलर्जिक है, जैसे कुछ बच्चों का क्लियर कट एलर्जी होती है किसी अंडे से या मूँगफली से या गोश्त से या दूध से, तो उससे बचा जा सकता है। मगर लॉन्ग टर्म में आहिस्ता-आहिस्ता इंसान की इम्यूनिटी, बच्चे की इम्यूनिटी इतना बेहतर हो जाती है कि ओवर द टाइम बच्चा इस चीज़ से निकल सकता है। मगर कुछ इंडिविजुअल्स में देखा गया है कि जब उनके रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं या उनकी जेनेटिकली वो बीमारी मौजूद होती है,
तो वो फिर ज़िंदगी लाइफ़ लॉन्ग भी चल सकता है एज़मा और दमा, बट कंट्रोलेबल होता है, उससे कोई इंसान की लाइफ़ रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। अगर आप प्रॉपर इलाज कर रहे हैं अपने इन्हेलर के साथ और आपको बीमारी का पता है कि किस वक़्त कौन-सा इन्हेलर यूज़ करना है।